चलिए बेटे, आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने सीबीएसई के द्वारा इशूड सैंपल पेपर की। तो देखिए बेटे, हमारा सीबीएसई के द्वारा जो इशूड सैंपल पेपर है उसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चन है। अब की बार आपका थोड़ा पैटर्न बदला हुआ है, तो उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके। तो हमारा पार्ट ए के अंदर अकाउंटेंसी के जो पार्ट ए है उसके अंदर हमें क्वेश्चन दे रखा है। शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील्ड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। की इनमें से ऐसे कौन कौन से आइटम हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम नहीं लिखते। तो देखिए बेटे, इसमें लिखा हुआ है पहला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्या हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं लिखते? बी पॉइंट लिखा हुआ है पार्टनर सैलरी। क्या हम पार्टनर सैलरी नहीं लिखते? या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखते, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखते, या पार्टनर्स कमीशन नहीं लिखते। तो देखिए बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन से आइटम नहीं आते, तो उनके ऊपर अपन को यहां पे टिक लगाना है। तो पहली बात, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सैलरी लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, पार्टनर की कमीशन भी लिखते हैं, लेकिन हम नहीं लिखते इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्योंकि मैं आप लोगों को इसका कारण पहले भी बता चुका हूं कि जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो वो किस वे से देता है, ये मानते हुए देता है कि मैं पार्टनर नहीं हूं। मैंने आपको इसके पीछे एक कहानी भी बताई थी कि मान के चलिए कि दो पार्टनर थे, ठीक है, दो पार्टनर हैं, और वो दो पार्टनर ए और बी, इनकी फर्म के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आई। अब फर्म के अंदर अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो इनको लोन की जरूरत पड़ी, तो आपस में इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम बैंक से जाके लोन लेकर आते हैं। तो जब अगले दिन बैंक से जाके लोन लेना था, तो वहां पर जब बी जा रहा था बैंक से लोन लेने, तो पीछे से ए ने बी को आवाज लगाई कि बी कहां चल दिए। ठीक है, तो बी ने कहा कि हम लोन लेने जा रहे हैं। बी ने क्या कहा? हम लोन लेने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ए ने बी को कहा कि लोन बैंक से जो लेने जा रहे हो, एक काम करो, मुझे ही बैंक समझ लो और मैं फर्म को लोन दे देता हूं। बी ने क्या कहा? मुझे ही बैंक समझ लो, मैं फर्म को लोन दे देता हूं, लेकिन बीइंग अ पार्टनर नहीं, बीइंग अ बैंक। तो जो आइटम एज अ पार्टनर नहीं दिए जाते वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आते, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन की तो कैरेक्टरिस्टिक यही थी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल और केवल पार्टनर से संबंधित चीजें ही आती हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बेटे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि हम इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन ऐसा आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू डील नहीं किया जाता। तो आंसर क्या लिखेंगे आप इसके अंदर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, यानी पहले सबसे पहले तो आप एक काम करें, पहले का आंसर लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और अब हम करने जा रहे हैं सेकंड का। तो सेकंड के अंदर लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यानी आपका चैप्टर है, कहते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, और एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब यूज करते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट दे रखा है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। यानी अब आप इसको देखो, विजुअलाइज करो, मैं आपको कुछ डायग्राम बना के विजुअलाइज करवाता हूं। मान के चलिए ये ए पार्टनर है, ये बी पार्टनर है, ये ए पार्टनर है और ये बी पार्टनर है। कहते हैं कि जब कोई भी नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है, मान के चलिए सी पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हुआ, तो व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा तब क्या आप ओल्ड रेशियो यूज करते हो? तो आंसर है नहीं, यानी ए आंसर तो नहीं है, क्योंकि जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है फर्म के अंदर तो हम उस गुडविल को हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। नंबर दूसरा, व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आता तब क्या हम ओल्ड रेशियो यूज करते हैं? तो बी का भी आंसर है नहीं। क्यों नहीं करते?
क्योंकि गुडविल चाहे कैश में लेकर आए या गुडविल नॉट इन कैश लेकर आए, गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही बढ़ती है। इसके बाद लिखा हुआ है व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। तो देखिए बेटे, इसमें लिखा हुआ है कि पुरानी बैलेंस शीट जो फर्म की थी, यानी ए और बी की जो पुरानी बैलेंस शीट थी, उसमें ऑलरेडी अगर गुडविल अकाउंट ओपन है, तो उस गुडविल अकाउंट को जब आप बंद करते हैं तो आप किस रेशो में करते हैं? हम एंट्री क्या करते हैं गुडविल को बंद करने की? हम गुडविल को बंद करने की एंट्री करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर्स, इस क्वेश्चन के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू गुडविल। और गुडविल हमेशा जो भी बैलेंस शीट में अपीयर होती है, जब हम उसको बंद करते हैं तो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यूज करते हैं। तो पॉइंट तो यही आंसर है आपका। और हालांकि डी पॉइंट भी दे रखा है तो उसको भी अपन चर्चा कर लेते हैं। उसके अंदर क्या लिखा है? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो जब गुडविल नया पार्टनर कैश में लेकर आता है तब भी हम उसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही करते हैं। तो यानी इसका मतलब यह हुआ कि इसका आंसर है आपका पॉइंट नंबर सी, व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, when at the time of admission goodwill already appears in balance sheet, goodwill already appears in balance sheet, already appears in balance sheet। ठीक है जी। अब देखिए बेटे, तो देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, रिजर्व कैपिटल इज नॉट पार्ट ऑफ। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट नहीं होता? तो वो है अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल का। तो आप लोग सभी बच्चे इस चीज को ध्यान रखेंगे, इस थ्योरी क्वेश्चन को। तो लिखा है रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट नहीं होता, तो इसका आंसर है अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल का। अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट नहीं होता रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे हमारा आ रहा है, स्पोर्ट्स स्टार चैरिटेबल क्लब हैज एन इनकम ऑफ 16,000, यानी आंसर 4। इसकी गिवन दैट इंफॉर्मेशन लिखते हैं। लिखा है स्पोर्ट्स स्टार चैरिटेबल क्लब है और उसकी इनकम कितनी दे रखी है आपको? इनकम दे रखी है 16,000 की। ठीक है। और इसके बाद लिखा है एंड डेफिसिट डेबिटेड टू कैपिटल फंड ऑफ ₹4300 फॉर द ईयर 2019-20। देन द एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2019-20 इज, लिखा हुआ है डेफिसिट। डेफिसिट कितना है? डेफिसिट है, डेफिसिट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, यानी 4300 है। और आपसे पूछा गया है कि देन द एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2019-20 इज कितना होगा? तो आप ये देखिए, जब एनपीओ के अंदर यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में जब आप अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं जब, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां आता है एक्सपेंडिचर और यहां आता है अमाउंट, और ये होगा इनकम और ये होगा अमाउंट। तो देखिए बेटे आपको करना क्या है, लिखा है स्पोर्ट्स स्टार चैरिटेबल क्लब हैज एन इनकम ऑफ 16,000। 16,000 की तो इनकम है, तो यानी आपकी बाय इनकम कितनी दिखा रखी है? 16,000 की। और डेफिसिट कितना बता रखा है? डेफिसिट बता रखा है 4300 का। सरप्लस हमेशा यहां आता है और डेफिसिट हमेशा क्रेडिट साइड में ही आता है, तो आप बाई डेफिसिट करके भी लिखेंगे 4300। तो उन्होंने आपसे पूछा है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर आपकी एक्सपेंडिचर्स कितना होगा? तो हम अपने एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे, टू एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर, और आपका बैलेंसिंग फिगर से जो आपका एक्सपेंडिचर आएगा वो कितना होगा? 20,300। बैलेंसिंग फिगर से जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना हो जाएगा? 20,300। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा? 20300। तो ये आपका आंसर है इसमें। अब आइए बेटे, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की। तो देखिए बेटे पॉइंट नंबर 5 के अंदर क्या लिखा है? आंसर 5। आंसर 5 क्या बात बोलता है? आंसर 5 बोलता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जर्नल एंट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ लोन एडवांस बाय द फर्म टू द पार्टनर्स वुड बी, यानी एडवांस बाय द फर्म टू द पार्टनर। एडवांस बाय द फर्म टू द पार्टनर मतलब डिसोल्यूशन है। ये आपको डायग्राम से समझा रहा हूं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है आपको कि मान के चलिए ये फर्म है जिसका डिसोल्यूशन होना है। फर्म टू बी डिसॉल्व कौन सी है? ये जो है फर्म आपकी। और इस फर्म के साथ ये बोल रहे हैं कि एडवांस बाय द फर्म टू द पार्टनर। अगर फर्म आपके किसी पार्टनर को अगर लोन देती है, पार्टनर को अगर फर्म ने लोन दिया है
तो ऑब्वियस सी बात है बैलेंस शीट में, फर्म की बैलेंस शीट में वो लोन कहां पर आ रहा होगा? अगर फर्म पार्टनर से लोन लेती है तो हम उसको कहां पर दिखाते हैं? हम दिखाते हैं लायबिलिटीज साइड में, ठीक है। लेकिन अगर फर्म लोन देगी तो वो कहां पर दिखाएंगे? वो दिखाएंगे हम एसेट साइड में, लोन टू पार्टनर। लोन टू पार्टनर आप कहां पर दिखाएंगे? लोन टू पार्टनर आप दिखाएंगे क्रेडिट साइड में या अपने एसेट साइड में। तो लोन टू पार्टनर हम कहां पर दिखाएंगे? एसेट साइड में। अब लिखा है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जर्नल एंट्री फॉर द सेटलमेंट ऑफ लोन एडवांस बाय द फर्म टू द पार्टनर। अब आप इसकी एंट्री क्या करेंगे? तो देखिए बेटे, इस ऐसी स्थिति के अंदर इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी एंट्री हो जाएगी फर्स्ट वाली, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि फर्म को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फर्म डिसॉल्व हो रही है तो फर्म को पार्टनर से क्या मिलेगा? बैंक मिलेगा, यानी कैश। कैश बैंक आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो फर्म के पास पैसा आ रहा है और लोन टू द पार्टनर खत्म हो रहा है। तो जब एसेट खत्म होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू द पार्टनर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। तो ये था आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 तक के। तो उम्मीद है यहां तक की बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए बेटे, अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखना ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। लिखा है कंपनी फोरफिटेड 4000 शेयर ऑफ 10 ईच। तो चलिए गिवन दैट इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं अपन। सॉल्यूशन नंबर 6 लिखा है कंपनी फोरफिटेड कितना? 4000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो आप यहां पे लिखें 4000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, ठीक है। 4000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 हैज बीन पेड। यानी एप्लीकेशन पे 3 रुपए हैं जो कि पेमेंट कर दिए गए हैं। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन के 3 रुपीज जो पेमेंट हो गए। इसके बाद आउट ऑफ दिस 2000 शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड अप। और इसमें से हमने 2000 शेयर्स री इशू किए हैं फुली पेड अप। आप इसमें से री इशू कितने करने जा रहे हैं? 2000। यानी हमने सारे के सारे जो फॉरफिट शेयर थे वो सारे के सारे री इशू नहीं किए, इसमें से केवल 2000 शेयर्स ही मैंने री इशू किए हैं, ठीक है। 2000 शेयर्स री इशू एज फुली पेड अप एंड 4000 हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। और उसमें भी वही बात है कि आपको कैपिटल रिजर्व का डायरेक्ट अमाउंट दे रखा है। तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना है? 4000। और आपसे पूछा हुआ क्या है? आपसे पूछा हुआ ये है कैलकुलेट द रेट विच दीज शेयर्स वर री इशूड। हमें वो रेट निकालनी है जिस पर री इशू किया गया। तो ठीक है बेटे, निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आओ पहली एंट्री करेंगे हम इसके अंदर। पहली एंट्री आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी पहली एंट्री आप करोगे फोर फीचर वाली। तो वो होगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो देखिए बेटे, जो पैसा आपको मिल गया वो किसके अंदर आएगा? टू शेयर फोरफिटेड के अंदर। तो टू शेयर फोरफिटेड, शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफिटेड। और जो नहीं मिला वो अलॉटमेंट का नहीं मिला या कॉल का नहीं मिला, ये आपके पास स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सी का पैसा आपको नहीं मिला। तो आप उसको एक कॉमन नेम दे देंगे, टू कॉल्स इन एरियर्स। टू कॉल्स इन एरियर्स। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, एक शेयर हमारा 10 रुपीज का था और 3 रुपए हमारे शेयर फोरफिटेड में थे, और यहां पर कितने आ जाएंगे? 7। तो चलिए बेटे, अब आप इसके अंदर नंबर ऑफ शेयर्स से इसको इनटू कर दें। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 4000 है जिनको हमने फोरफिट किया है, तो 4000 से ये इनटू हो जाएगा। तो 4000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 40,000। 4000 इंटू 7 28,000 और 4000 इंटू 3 12,000। तो इस तरीके से ये फोर फीचर की एंट्री हो जाएगी। अब आती है बात यहां पर री इशू की। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमने, मुझे पता नहीं कि डिस्काउंट पे हमने री इशू किए हैं या नहीं, लेकिन एक बार के लिए आप इसको डिस्काउंट के लिए शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट भी लिख दें और टू शेयर कैपिटल। तो देखिए बेटे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जितने शेयर्स आपने री इशू किए हैं वो है 2000, और 2000 शेयर के 10 रुपीज के हिसाब से यहां पर टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? 20,000 का। और आप जब इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एंट्री होती है शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
तो देखिए बेटे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहां पर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आपके पास पहले से ही दे रखा है 4000। तो अब देखिए बेटे, यहां पर हम क्या काम करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था कि शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व का अमाउंट लिखने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर क्रेडिटेड इन फॉरफीचर एंट्री, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर क्रेडिटेड इन फॉरफीचर एंट्री और माइनस अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर डेबिटेड इन री इशूड एंट्री। तो अब आप देख सकते हैं बेटे, मैंने आपको क्या बात बताई है, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर क्रेडिटेड इन फॉरफीचर एंट्री। तो फॉरफीचर एंट्री के अंदर आप कितना अमाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, 12,000, लेकिन कितने शेयर्स के ऊपर, 4,000 शेयर्स के ऊपर। और जबकि हमने री इशू कितने किए हैं, हमने री इशू 2,000 किए हैं। तो जो अगर ये हमने जितने शेयर फॉरफिट किए हैं, पूरे के पूरे शेयर्स अगर हमने री इशू कर दिए होते तो ये 12,000 रुपीज में डायरेक्ट यहां पर लिख देता, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर जो मुझे अमाउंट लिखना है वो यही लिखना है कि फॉरफीचर एंट्री के अंदर मैंने अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर को कितने रुपए से क्रेडिट किया। लेकिन अभी मैं 12,000 यहां पर नहीं लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये 12,000 का अमाउंट 4,000 पर है। तो मुझे प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा कि अगर 2,000 शेयर्स अगर मैं फॉरफीट करता तो उसमें यहां पर कितना अमाउंट आता, क्योंकि री इशू जब 2,002 है तो मुझे फॉरफीचर का अमाउंट भी प्रोपोर्शनेटली 2,000 शेयर्स पे निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे कि 12,000 डिवाइडेड बाय अगर 4,000 पर है तो इंटू 2,000 पर कितना होगा, और वो होगा 6,000 रुपीज। तो देखिए बेटे, 6,000 रुपीज इसका मतलब यहां पर आ जाएंगे। अब अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर डेबिटेड इन री इशू एंट्री कितना है, तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास नहीं है अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर डेबिटेड इन री इशू एंट्री। हमने री इशू के ऊपर शेयर फॉरफीचर को कितने रुपए से डेबिट किया ये क्वेश्चन के अंदर नहीं है, लेकिन कैपिटल रिजर्व का अमाउंट जरूर है। हम जानते हैं कि इसमें से जो अमाउंट आप घटाते हो तो आपके पास कितना अमाउंट आता है, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आता है। तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट 4,000 दे रखा है। तो देखिए बेटे, अब हम इन दोनों को डिफरेंस करके ये डिफरेंस निकाल सकते हैं कि कितना अमाउंट आएगा अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड डेबिटेड इन री इशू एंट्री। तो डेबिटेड आएगा 2,000 रुपीज। आप देख सकते हैं कि 6 में से 4 गए तो 2,000 ही आते हैं, और वैसे भी आप इसको क्रॉस टैली कर दें, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 ही आएंगे कैपिटल रिजर्व में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप री इशू एंट्री के अंदर जो शेयर फॉरफीचर डेबिट करोगे वो कितना अमाउंट करोगे, 2,000। अब आप बेटे देखिए, आप निकाल सकते हैं 20 में से 2 गए तो ये आते हैं 18,000 रुपीज, और अब आप 18,000 को 2,000 से डिवाइड करके आप ये अमाउंट निकाल सकते हैं कि आपका पर शेयर वाला अमाउंट कितना था। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 2,000 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 रुपीज। इसका मतलब 2,000 शेयर्स पे 9 रुपीज के हिसाब से आपने री इशू किया। तो जब उसने पूछा गया था कि रेट कितनी है, किस रेट पर हम री इशू कर रहे हैं, तो वो साफ समझ में आता है कि हम कौन सी रेट पर री इशू कर रहे हैं, 9 रुपीज पर। तो 9 इसका आंसर होगा। लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा हाउ मच फाइनल पेमेंट विल बी मेड टू द पार्टनर ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन, यानी फर्म का डिसोल्यूशन होने जा रहा है और उसके अंदर आपको यह देखना है कि हमने पार्टनर को फाइनल पेमेंट कितनी करनी है। तो पार्टनर को फाइनल पेमेंट आपने कितनी करनी है वो निकालने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें कितने पार्टनर है वो तो दे नहीं रखा, लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर वाज 50,000, बस ओवरऑल दे रखा है आपको। तो इस तरीके का आप एक टी शेप जैसा अकाउंट बना लीजिए आप, तो उससे आपको एक बात पता लग जाएगा। तो हम इसको दे देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो फाइनल पेमेंट आप पार्टनर को करते हैं तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ही पता लगती है। तो पार्टनर के जो बैलेंसेस दे रखे हैं आपको बाय बैलेंस बीडी करके, वो कितने दे रखे हैं आपको, 50,000। लिखा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वाज ₹50,000। शेयर ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन इज 10,000। तो रियलाइजेशन के ऊपर जो लॉस हुआ वो कितना है, टू रियलाइजेशन, डेबिट साइड में लिखते हैं टू रियलाइजेशन लॉस, तो वो है आपका 10,000 रुपीज का। तो देखिए बेटे, वो है आपका 10,000 रुपीज का। और आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है फर्म्स लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय हिम वाज फॉर ₹8,000। फर्म्स लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय हिम, यानी अगर मैं आपसे बात करूं कि रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर
यूजुअली आप क्या काम करते हैं, यूजुअली आप लाइबिलिटीज को यहाँ पे दिखाते हैं, जो बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज दे रखी होती है बुक वैल्यू के ऊपर, वो बुक वैल्यू वाली लाइबिलिटीज आप यहाँ पर दिखाते हैं। उसका जब हम पे ऑफ करते हैं तो उसको हम कहां पर दिखाते हैं, टू बैंक करके, अगर आप उसको पे ऑफ करते हैं तो। और यहां पर लिखा है फर्म्स लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय हिम फॉर ₹8,000। अगर कोई पार्टनर ले जाता है लाइबिलिटी को तो आप टू बैंक ना करके किस नाम से दिखाते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से दिखाते हैं आप उसको। तो देखिए बेटे, एंट्री इसकी क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर मैं इससे जनरल एंट्री करूं तो एंट्री क्या हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और ये एंट्री आपकी हो जाएगी 8,000 रुपीज से। और इस जनरल एंट्री से अगर मैं लेजर पोस्टिंग करता हूं आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में आ रहा है तो क्रेडिट में ही पोस्टिंग हो जाएगी बाय रियलाइजेशन के नाम से। क्योंकि अगर कोई भी पार्टनर लाइबिलिटी लेके जाता है तो हम उसकी एंट्री किस नाम से करते हैं, लाइबिलिटी लेके जाएगा तो बाय रियलाइजेशन के नाम से करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 8,000। तो अब आप देख सकते हैं, अब हम ये बैलेंसिंग फिगर निकाल के देखेंगे कि हमने पार्टनर को फाइनल पेमेंट कितने का किया है। तो आप बाई बैंक करके बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, 50 + 8 58 - 10 48,000, यानी फाइनल पेमेंट 48,000 रुपीज की जा रही है। जो पार्टनर आपके जो पार्टनर्स है डिसोल्यूशन के ऊपर जब डिसॉल्व होने जा रहा है तो फाइनली जो आप पार्टनर को पेमेंट करोगे वो कितने की करने जा रहे हो आप, इसके अंदर 48,000 की। तो ये था आपका इसका सॉल्यूशन। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है अरुण विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:1। अरुण और विजय दो पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दे रखा है। और लिखा है इफ द वैल्यू ऑफ मशीन इन द बैलेंस शीट इज अंडर वैल्यूड बाय 20% देन द व्हाट वैल्यू विल मशीनरी बी शोन इन द न्यू बैलेंस। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपसे बात बोलना चाहता है, ये बोल रहे हैं कि साहब आपका जो आप गिवन दैट इंफॉर्मेशन लिखे हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 की, तो सॉल्यूशन 8 के अंदर लिखा है अरुण एंड विजय दो पार्टनर है। दो पार्टनर कौन कौन है, एक का नाम है अरुण और दूसरे का नाम है विजय। अरुण और विजय दो पार्टनर हैं और लिखा हुआ है इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 5:1 है, तो आप इसमें लिख दीजिए 5:1। और लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट के अंदर मशीन आपको दे रखी है 40,000 की और लिखा है वो अंडर वैल्यूड है मशीन। मान के चलिए अगर मशीन की वैल्यू 100 रुपीज होती और 20% अंडर वैल्यूड बोल रहा है, तो अगर 20% अंडर वैल्यू होती तो मशीन की कीमत कितनी होती, 80 की। यानी मशीन की कीमत 80 होती। 100 रुपीज अगर मशीन की कीमत है, 40,000 ना मानते हुए मैंने क्या मानी मशीन की कीमत, लेट वैल्यू ऑफ मशीन 100 और अंडर वैल्यू मतलब अंडर वैल्यू जो आपने किया है 20% से, परसेंट का मतलब ये है कि हमें 100 वैल्यू करना है, तो 20 आपने उसको घटा दिया, तो आपने मशीन की कीमत कितनी वैल्यू कर रखी है, 80 से। और ये कह रखे है जो मशीन आपके जो 40,000 की दे रखी है, जो मशीन आपकी 40,000 की दे रखी है वो 20% से घटी हुई है। मशीन जो आपको बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है वो 20% से घटी हुई है। इसका मतलब 40,000 रुपीज वो किस पर वैल्यूड है, 80% पर वैल्यू है। तो बेटे आप लोगों ने मैथ्स के अंदर यूनिटरी मेथड पढ़ा हुआ है कि 40,000 अगर 80 के बराबर है तो 100% वैल्यू कितनी होगी। हम नई बैलेंस शीट के अंदर 100% वैल्यू दिखाएंगे, तो जो 80% वैल्यूड है अब आप उसको कर दीजिए, जो आपकी वैल्यू अननेसेसरी कम की हुई है तो उसको 100% निकाल के देख लेते हैं कि 40,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 करेंगे तो वैल्यू आ रही है 50,000। आपसे पूछा गया है कि आप बैलेंस शीट के अंदर कितनी वैल्यू दिखाएंगे, तो आंसर है 50,000 रुपीज। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू आपने कम कर रखी है जबरदस्ती की आपने उसको अंडर वैल्यू कर रखा है, तो आप उसको पूरी वैल्यू करके दिखाएंगे, यानी डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। आप चाहें तो इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि 4,000 अगर 80 पर वैल्यूड है तो 20 पर वैल्यू कितना होगा, तो हमने निकाल दिया इसका 20 पर वैल्यू 10,000। अगर ये क्वेश्चन एडमिशन में आ जाता है या रिटायरमेंट में आ जाता है तो आप इसको कैसे लिखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो एसेट्स आपकी कम पर वैल्यूड है, 10,000 रुपीज से आपने अपनी एसेट्स को कम कर रखा है, तो आप उसको बढ़ाएंगे तो आप उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय मशीन 10,000 रुपीज। और आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर आप अपने मशीन जाके दिखाएंगे 40,000 और प्लस अंडर वैल्यू 10,000 और बाहर वैल्यू आपकी आ जाएगी 50,000। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप इसी चीज को बैलेंस शीट के अंदर कहां पर दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट के अंदर हम इसकी वैल्यू कितनी दिखाएंगे 50,000।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का भी सोल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्वेश्चन नंबर 8 तक का आपको सारे सोल्यूशन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे।